इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन एग्जामिनेशंस, जो कि एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब कि एक छोटा सा भाग है जो कि कहाँ से लिया गया है। विंस्टन चर्चिल ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था अ रोविंग कमीशन माई अर्ली लाइफ। वहाँ से ही लिया गया है और आपके बुक में दिया गया है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा गया है। लिखा गया है इसमें, सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्वाइस। ये उनका पूरा नाम था, सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे दो बार। ए नोटेड स्टेट्समैन एंड ऑरेटर, चर्चिल वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी, ए हिस्टोरियन, ए राइटर एंड एन आर्टिस्ट। स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता और ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता हो। तो विंस्टन चर्चिल बहुत ही बड़े राजनेता थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, बहुत ही अच्छा बोलते थे। वो ऑफिसर भी थे, ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर भी थे, इतिहासकार भी थे, लेखक भी थे और एक आर्टिस्ट भी थे, एक कलाकार भी थे। वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाते थे। आप उनकी पेंटिंग्स देखोगे तो आप देख रहे हो एक इंसान में कितने गुण हैं। वो अच्छा वक्ता भी है, राजनेता तो है, राजनेता होने के साथ साथ वक्ता भी है, लेखक भी है और आर्टिस्ट भी है। पेंटिंग्स बनाते हैं, उनकी पेंटिंग्स आप देखना। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1953 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में। एट हैरो is an excerpt from chapter 2 Harrow of Winston S. Churchill's autobiography A Roving Commission My Early Life। excerpt का मतलब होता है भाग, छोटा सा भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बुक में ये जो दी गई है ऑन एग्जामिनेशन, ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है A Roving Commission My Early Life। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में एक लेसन है जिसका नाम है एट हैरो, तो उसी से ली गई है और आपके बुक में दी गई है। तो अब हम यूनिट 1 देखते हैं। देखिए, वार्म अप में लिखा गया है, द एग्जामिनेशंस फॉर मैनी आर नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ज़्यादातर लोगों के लिए ना परीक्षा अच्छा अनुभव लेकर बिल्कुल भी नहीं आती है। एग्ज़ामिनेशन का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें परीक्षा के दौरान बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ होगा। द एप्रीहेंशन ऑफ Not doing well makes even bright students anxious। Apprehension का मतलब होता है डर और anxious का मतलब होता है चिंता। तो जो डर होता है ना एग्जामिनेशंस का, कि पता नहीं हमें अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हम पास करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये जो डर होता है ना, ये डर जो विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है ना, उनके अंदर भी ये चिंता आ जाती है कि पता नहीं एग्जामिनेशन में क्या होगा। Read the following unit of the text and note how the writer took his entrance examination to Harrow। तो अब हम ये यूनिट जब पढ़ेंगे तो आप देख पाओगे उसमें कि किस प्रकार से विंस्टन चर्चिल ने महसूस किया था, उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने हैरो, जो कि स्कूल है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया था, प्रवेश परीक्षा दी थी। तो उसमें उन्हें क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, आपको पता चलेगा। हैरो एक स्कूल है लंदन में, बहुत ही बड़ा स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, लड़कों के लिए है, बॉयज़ स्कूल है। और हमारे देश से किसने इस स्कूल में पढ़ाई की थी, आप उनका नाम बताना। तो अब हम यूनिट 1 का टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है, I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examination through which for the next 7 years I was destined to journey। scarcely का मतलब होता है मुश्किल से, inhospitable का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ आपको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसे कहते हैं हॉस्पिटेबल जगह। और इनहॉस्पिटेबल उसका उल्टा, यानी कि जहाँ जाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब राइटर मुश्किल से 12 साल के हुए ही थे, तभी एग्ज़ाम के इनहॉस्पिटेबल माहौल में आ गए। और तभी से, जब वो 12 साल के हुए थे, तभी से अगले 7 सालों तक उनके भाग्य में ये लिख चुका था कि उन्हें
इसी परीक्षा के इनहॉस्पिटेबल माहौल में यात्रा करनी थी। अगले 7 सालों तक उन्हें परीक्षा से लड़ना था, परीक्षा के साथ ही उन्हें अगले 7 सालों तक रहना था। दरअसल ये जो स्कूल है हैरो स्कूल, तो इसमें एडमिशन 12 से लेके 18 साल के लड़कों की होती है। तो इसीलिए राइटर को अगले 7 सालों तक, जब वो 12 साल के हुए थे उससे 7 सालों तक उसी स्कूल में रहना था और परीक्षा देनी थी। परीक्षा के साथ ही उन्हें अपने 7 साल बिताने थे। These examinations were a great trial to me। ट्रायल का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच होना, मतलब ट्रायल का मतलब भी एग्ज़ाम ही होता है, परीक्षा ही होती है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये जो परीक्षाएं थी उनके लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा थी। परीक्षाएं देना उनके लिए परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें परीक्षाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी आगे आपको पता चलेगा। The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least। invariably का मतलब होता है हमेशा, always। fancied का मतलब होता है जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो विषय एग्ज़ामिनर्स को अच्छे लगते थे, एग्ज़ामिनर्स का मतलब कि जो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बनाते थे, जो परीक्षा लेने वाले लोग थे, तो उन्हें जो विषय अच्छे लगते थे वो लगभग हमेशा ऐसे ही विषय होते थे जो राइटर को पसंद नहीं थे। I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays। राइटर को पसंद था कि उन्हें हिस्ट्री से, पोइट्री से या फिर ऐसे राइटिंग से उनकी परीक्षा ली जाए, इन सब्जेक्ट से उन्हें प्रश्न पूछे जाएं। The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics। partial का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। तो एग्ज़ामिनर जो थे वो इतने पार्शियल थे कि वो हिस्ट्री से, पोइट्री से या फिर ऐसे राइटिंग वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, वो लैटिन से या फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा करते थे, जो कि राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एंड देयर विल प्रिवेल्ड। विल प्रिवेल का मतलब कि जो एग्ज़ामिनर्स थे उनकी इच्छा वही जीतती थी, उनकी जो इच्छा थी वही चलती थी। राइटर की इच्छा का कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता था। जो एग्ज़ामिनर्स चाहते थे वो चाहते थे लैटिन और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछना, तो वो उसी से पूछते थे। Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer। Invariably का मतलब मैंने आपको बताया हमेशा, always। तो यहाँ पे राइटर ये बोलना चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त बात ये भी थी कि ये जो एग्ज़ामिनर्स थे वो लैटिन और मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन पूछते ही थे, साथ ही साथ बात ये थी कि वो जो क्वेश्चन पूछते थे लैटिन और मैथमेटिक्स में, वो ऐसे सवाल होते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिसका संतोषजनक जवाब राइटर को नहीं आता था, सही जवाब राइटर को नहीं आता था। ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे एग्ज़ामिनर द्वारा। I should have liked to be asked to say what I knew। राइटर चाहते थे कि उनसे ऐसे सवाल किए जाए जो उन्हें आते हों। They always try to ask what I did not know। लेकिन एग्ज़ामिनर ऐसे थे कि वो ऐसे ही सवाल पूछते थे एग्ज़ाम में जो राइटर को नहीं आते थे। ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें आते ही नहीं। When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance। sought सीख का SEE के सीख का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जो लेखक हैं ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो अपनी इच्छा से अपने अंदर के जो ज्ञान थी उसे दिखाना चाहते थे, उसे प्रदर्शित करना चाहते थे, तो होता क्या था, जो एग्ज़ामिनर्स थे वो करते क्या थे, राइटर के अंदर जो भी अज्ञानता थी उसे ढूंढकर उसे प्रदर्शित करते थे, उसे दिखाते थे कि देखो तुम्हारे अंदर ये अज्ञानता है।
इसका मतलब ये है कि राइटर ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर इच्छा थी कि वो हिस्ट्री पढ़े, पोइट्री पढ़े और ऐसे राइटिंग करे और इसी में अपना ज्ञान दिखाए। इस फील्ड में जो उनका ज्ञान है, इन सब्जेक्ट्स में जो उनका ज्ञान है, वो उसे दिखाना चाहते थे। लेकिन होता क्या था? होता ये था कि टीचर्स, एग्ज़ामिनर्स उनके इस नॉलेज को इग्नोर करते थे और उनके अंदर जो अज्ञानता थी लैटिन भाषा की और मैथमेटिक्स की, वो दिखाने लगते थे कि देखो तुम्हें इन सब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं आता, लैटिन में कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता। लेकिन उन्हें जो सब्जेक्ट्स आती थी, हिस्ट्री आती थी, पोइट्री आती थी, ऐसे राइटिंग आती थी, इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। दिस शॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस। वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्ताव उनके साथ हुआ कि उन्हें जो सब्जेक्ट नहीं आता था उससे क्वेश्चन पूछा जाता था, जो वो पढ़ना चाहते थे उससे कुछ भी पूछा नहीं जाता था, जो जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता था। और जब वो अपना नॉलेज दिखाना चाहते थे, जो सब्जेक्ट्स उन्हें अच्छा लगता था उसमें वो अपना नॉलेज दिखाना चाहते थे, तो उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था, क्योंकि सभी का फोकस था लैटिन और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसका परिणाम ये निकला कि राइटर कभी भी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। राइटर ने जो बात बताई कि उनसे एग्ज़ामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते थे जो उन्हें नहीं आते थे, ऐसे सब्जेक्ट से पूछे जाते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे, तो ये बात उन्होंने जो प्रवेश परीक्षा दी थी हैरो स्कूल के लिए, उस पर सटीक बैठती है। यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुआ था हैरो स्कूल में उनके एडमिशन के लिए, तो उस एग्ज़ाम में उनसे ऐसे सब्जेक्ट से सवाल किए गए थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन हाउएवर took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. This was the more remarkable because I was found unable to answer a single question in Latin paper. Remarkable का मतलब होता है असाधारण। Discernment का मतलब होता है कि इसी इंसान के अंदर अच्छा निर्णय लेने की जो योग्यता होती है उसे कहते हैं डिसर्नमेंट। अच्छा जजमेंट देने की क्षमता को कहते हैं डिसर्नमेंट। तो जैसा कि लेखक ने खुद ही बताया कि उन्हें मैथमेटिक्स और लैटिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्हें कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता था। तो आप ही सोचो कि जब उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया होगा हैरो स्कूल का, तो उसमें उन्होंने क्या किया होगा। वो खुद ही बताते हैं कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था, एक भी सवाल का जवाब उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त के जो हेडमास्टर थे उस स्कूल के, डॉक्टर वेल्डन, उन्होंने लेखक को उस लैटिन के पेपर के एग्ज़ाम के ऊपर, लैटिन का पेपर जो उन्होंने दिया था उसके ऊपर उन्हें जज नहीं किया, उसके ऊपर उनकी योग्यता का निर्णय नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर वेल्डन ने कहीं ना कहीं लेखक के अंदर काबिलियत देखी थी, योग्यता देखी थी, और शायद वो ऐसा सोचते थे कि अगर लेखक ने लैटिन के पेपर में एक भी जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके अंदर कोई एबिलिटी ही नहीं है, उनके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बड़ी सोच दिखाते हुए सिर्फ लैटिन के पेपर के ऊपर निर्णय लेने के बजाय उन्होंने लेखक के अंदर छुपे हुए योग्यता को पहचाना, जिसकी वजह से लेखक को हैरो में एडमिशन मिल गया। I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of question. After much reflection, I put a bracket around it. अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने लैटिन के पेपर में किया क्या था। वो बताते हैं कि जब उन्हें लिखने के लिए पेपर मिला तो उसके ऊपर सबसे ऊपर में उन्होंने अपना नाम लिखा। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखा। जैसे कि हम भी एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, तो ठीक उसी तरीके से राइटर ने भी क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा।
और काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी कि उस नंबर के बगल में ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं ना हम किसी भी नंबर को, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया काफ़ी सोचने के बाद। बट देयर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विथ इट दैट वॉज आइदर रेलिवेंट और ट्रू। लेकिन फिर इसके अलावा वो कुछ और नहीं सोच पाए। उन्होंने नंबर डाल दिया, नंबर को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाए कि क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उससे रिलेटेड कोई आंसर लिख दे, उससे कुछ मिलता जुलता आंसर लिख दे या फिर कोई सही आंसर लिख दे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। इंसिडेंटली देयर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर ए ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस। अब राइटर को कुछ तो सूझ रहा ही नहीं था कि क्या आंसर देना चाहिए। उन्होंने नंबर डाला और उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और बाकी उनका पेपर था वो पूरा खाली ही था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि संयोग से अचानक कहीं से उनके पेपर के ऊपर दाग और धब्बे आ गए। ब्लॉट और स्मजेस का एक ही मतलब होता है, दाग या धब्बा आ जाना। तो उनके उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर वो लिख रहे थे उसके ऊपर दाग और धब्बे अचानक से आ गए। अब वो आए कहाँ से थे? दरअसल अब उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तो उसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो आंसू उनके पेपर के ऊपर गिरा, जिससे पेपर के ऊपर जो इंक होगा वो थोड़ा फैल गया होगा। I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle, and then merciful ushers collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster's table. Gazed का मतलब होता है स्टेयर, घूरना, और स्पेक्टिकल का यहाँ पे मतलब हुआ साइट, दृश्य। तो लेखक ने अपने पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, तो उनका जो पेपर था उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा उदासी भरा दृश्य बन चुका था और वो उस दृश्य को 2 घंटे तक देखते रहे। यानी कि वो अपने पेपर के ऊपर लगातार घूरते रहे 2 घंटे तक। उन्हें कुछ तो सूझ ही नहीं रहा था, तो वो करते क्या। और लेखक जितनी देर और उस पेपर को देखते हैं उन्हें उतना ही ज़्यादा दुख होता। लेकिन समय बीता और वहाँ पे जो टीचर होते हैं जो आपको पेपर देते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है अशर या फिर अटेंडेंट, तो वही अशर वही अटेंडेंट वहाँ आए और लेखक के साथ साथ बाकी जितने भी बच्चे थे उन सभी का पेपर कलेक्ट किया और उसे हेडमास्टर के टेबल पे जाके रख दिया। और इसी अटेंडेंट को, इसी अशर को जो टीचर कलेक्ट करने आए थे पेपर, उन्हें लेखक कह रहे हैं मर्सीफुल, दयालु, क्योंकि अगर वो कलेक्ट करने नहीं आते तो लेखक और भी देर तक उस पेपर को घूरते रहते और उन्हें और भी ज़्यादा दुख होते जाता। लेकिन वो दयालु अशर आए और वो पेपर ले गए जो पेपर उन्हें दुख दे रहा था। लेखक को जो पेपर दुख दे रहा था वो उठाकर वो ले गए, इसीलिए वो उसे कह रहे हैं दयालु। फुलस्कैप पेपर का साइज़ होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना A4 साइज़ का पेपर, तो फुलस्कैप भी पेपर का साइज़ होता है। तो लेखक को भी फुलस्कैप साइज़ का पेपर मिला था जिसके ऊपर उन्हें एग्ज़ाम देना था। It was from these slender indications of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. It was very much to his credit. स्लेंडर का मतलब हुआ काफ़ी ज़्यादा कम, तो काफ़ी ज़्यादा कम चांस थी कि लेखक को एडमिशन मिलेगी। लेकिन जो हेडमास्टर थे डॉक्टर वेल्डन, उन्होंने उसी कम चांस में ही इस बात का निर्णय कर लिया कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये उस स्कूल, हैरो स्कूल में एडमिशन लेने लायक बच्चा है। और वो डॉक्टर वेल्डन को पूरा का पूरा श्रेय देते हैं, जिनकी वजह से लेखक को हैरो स्कूल में एडमिशन मिल गया। क्योंकि हेडमास्टर ने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन आंसर्स का जवाब ठीक से राइटर ने पेपर के ऊपर दिया है कि नहीं दिया है।
उन्होंने देखा कि उस बच्चे के अंदर एबिलिटी है कि नहीं, कि वो इस स्कूल के लायक है कि नहीं, वो उन्होंने देखा और उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिया कि इस बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन तो मिलना ही चाहिए। और उन्हीं की वजह से, डॉक्टर वेल्डन की वजह से लेखक को उस स्कूल में एडमिशन मिला और वो सारा का सारा श्रेय डॉक्टर वेल्डन को देते हैं। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग beneath द surface ऑफ थिंग्स, अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। लेखक ने लैटिन के पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, पूरा पेपर खाली छोड़ दिया। उन्हें कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन उसके बाद भी हेडमास्टर ने उनका पेपर देखा और उन्हें एडमिशन दिया। तो इस बात से ये पता चलता है कि डॉक्टर वेल्डन एक ऐसे इंसान थे जो चीज़ों की गहराइयों को देख सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते थे, वो उस चीज़ के अंदर क्या छुपा हुआ है वो भी देख पाते थे। वो किसी कागज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे ये जानने के लिए कि लेखक के अंदर एबिलिटी है कि नहीं है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लेखक की योग्यता एग्ज़ाम में अच्छा ना करने के बावजूद भी देख ली थी और उन्हें पता चल चुका था कि लेखक के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है और वो इस लायक है कि उन्हें हैरो स्कूल में एडमिशन दी जाए। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब समझिए। आपने सुना होगा ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मैनिफेस्टो निकालती है, घोषणा पत्र निकालती है, जिसके अंदर वो सारी बातें लिखती है जो वो लोगों से कहना चाहती है कि हम जब आएंगे, हम जब जीत कर आएंगे तो ये चीज़ें हम आपके लिए करेंगे, और उस हिसाब से लोग उन्हें वोट देते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर ने एग्ज़ाम दिया था, पेपर के ऊपर लिखा था, तो प्रिंसिपल को, जो हेडमास्टर थे डॉक्टर वेल्डन, उन्हें उसी पेपर के ऊपर ही ना उन्हें जज करना था। लेकिन उन्होंने उस पेपर के ऊपर, वो जो पेपर उन्होंने लिखा था, जो एक तरीके से घोषणा पत्र के समान थी, जिसके ऊपर डिपेंड करता था कि लेखक को हैरो स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस पेपर के ऊपर डॉक्टर वेल्डन डिपेंडेंट नहीं थे ये जानने के लिए कि किसी बच्चे के अंदर योग्यता है कि नहीं है। जैसा कि कहा जाता है ना कि किसी बच्चे को कितना नंबर आया एग्ज़ाम में, उसके ऊपर उसका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है वो उस चंद नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो डॉक्टर वेल्डन ने भी ये बात समझी कि इस बच्चे ने इस लैटिन के पेपर में अच्छा किया या नहीं किया, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं लेखक के अंदर योग्यता देख ली थी कि इनके अंदर एबिलिटी है कि इन्हें हैरो स्कूल में एडमिशन दी जाए। और इसी वजह से लेखक के मन में हमेशा डॉक्टर वेल्डन के लिए सम्मान है। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। तो लेखक के अंदर डॉक्टर वेल्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इन consequence of his decision, I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom form. अब डॉक्टर वेल्डन ने राइटर के ऊपर भरोसा दिखाया था और उन्हें एडमिशन दी, तो उसका ये परिणाम निकला कि जब समय आया, इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है जब सही समय आता है, उसे कहते हैं इन ड्यू कोर्स। तो जब सही समय आया तो राइटर को फोर्थ स्टैंडर्ड के सबसे नीचे वाले सेक्शन में, यानी सेक्शन नंबर 3 में डाल दिया गया। जैसा कि होता है ना, आप स्कूल में होंगे तो अगर आप क्लास 4 में होंगे तो क्लास 4 में ही 3 सेक्शंस होते हैं, 4A, 4B, 4C। तो राइटर को 4C यानी जो सबसे नीचे वाला सेक्शन था उसमें डाल दिया गया। अच्छा, आप इस लाइन में देख सकते हो कि राइटर ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है फॉर्म, FORM। तो इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल पुराने समय में इंग्लैंड में जैसे कि हर जगह का एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है ना, जैसे आप यहाँ देखते होंगे कि पहले प्री स्कूल होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर उसके बाद हायर स्कूल होते हैं, हायर एजुकेशन होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इंग्लैंड में भी एक सिस्टम था जिसमें जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं ना,
सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे होते थे उन्हें उनके एज के हिसाब से डिवाइड किया गया था कि इतने से इतने साल के बच्चे फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, इतने से इतने साल के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऐसे ही फॉर्म बने हुए थे सेकेंडरी स्कूल में इंग्लैंड में। तो हम कह सकते हैं कि राइटर उस वक्त सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे और वो फॉर्म नंबर 4 में होंगी। अगर आप में से किन्हीं को इस सिस्टम के बारे में कुछ और पता हो तो आप ज़रूर बताना। The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name, Spencer Churchill, begin with an S, I gain no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. तो जितने भी नए बच्चे थे, नए लड़के थे जिनका एडमिशन हुआ था हैरो में, तो उनका नाम स्कूल लिस्ट में आना था। तो वो जो लिस्ट निकला तो उसमें जो बच्चों के जो नाम थे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए थे, यानी जिसका ए से नाम शुरू हुआ वो पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो जो राइटर थे उनका उस वक्त स्कूल में नाम था स्पेंसर चर्चिल। मैंने आपको पूरा नाम बताया था, उनका पूरा नाम था विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। तो स्कूल में उनका नाम स्पेंसर चर्चिल था। तो उनका जो नाम है स्पेंसर वो एस से शुरू होता है, इसीलिए उस लिस्ट के नीचे में उनका नाम आ गया। यानी कि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लेटर में, लेकिन उसका लाभ, उसका फ़ायदा राइटर को नहीं हुआ क्योंकि उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काफ़ी बाद में आता था। I was in fact only 2 from the bottom of the whole school, and these 2, I regret to say, disappeared almost immediately through illness or some other cause. राइटर कहते हैं कि वास्तव में बात ये थी कि उनका जो लिस्ट में नाम था वो नीचे से तीसरे नंबर पे था, यानी कि उनके नीचे 2 और लड़कों के नाम थे, लेकिन उन्हें दुख होता है ये बताते हुए कि ये दोनों लड़के गायब हो गए, चले गए। या तो वो बीमार हो गए होंगे या फिर किसी और वजह से वो दोनों चले गए। तो यानी कि सबसे आखिरी में जो लड़का बचा था वो राइटर खुद ही थे। द हैरो कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईटन। अब यहाँ पे राइटर अपने स्कूल हैरो की कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे स्कूल से जिसका नाम है ईटन। ईटन भी बहुत ही बड़ा स्कूल है। अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई की है, ईटन स्कूल से। तो यहाँ पे राइटर कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके स्कूल में जो रोल कॉलिंग का जो तरीका था वो ईटन स्कूल से काफ़ी अलग था। रोल कॉलिंग यानी कि अटेंडेंस बनाने का तरीका। आपके और हमारे स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि हमारे नाम या फिर रोल नंबर बोले जाते थे और हम यस मैम, यस सर ऐसे बोलते थे। तो यहाँ पे भी जो राइटर है वो हैरो स्कूल और ईटन स्कूल का कंपैरिजन कर रहे हैं अटेंडेंस बनाने के तरीके का। तो वो कहते हैं, एट ईटन द बॉयज़ स्टैंड इन अ क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हैट्स व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड। वो बताते हैं कि ईटन स्कूल में वो लड़के एक ग्रुप में खड़े होते हैं, एक ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं। ईटन बॉयज़ स्कूल है, तो जितने भी लड़के हैं वो एक ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। क्लस्टर मतलब कि ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं और जब उनका नाम पुकारा जाता है तो वो अपना टोपी उठाते हैं, टोपी ऊपर करके इशारा करते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट है। एट हैरो दे फाइल पास्ट ए मास्टर इन स्कूल यार्ड एंड आंसर 1 by 1। और हैरो स्कूल जिसमें राइटर पढ़ते थे उसमें क्या होता था कि जितने भी लड़के होते थे वो एक लाइन बना लेते थे। FILE फाइल का मतलब यहाँ पे हुआ लाइन बना लेते थे और लाइन बनाकर स्कूल यार्ड में यानी कि स्कूल ग्राउंड में खड़े हो जाते थे, स्कूल के ग्राउंड में खड़े हो जाते थे और जो टीचर वहाँ पे खड़े रहते थे, मास्टर खड़े रहते थे, तो एक एक करके उनके पास जाते थे अपना अटेंडेंस बनाने के लिए। तो अब आप सोचो कि वो जो लाइन बनाई जाती होगी वो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाई जाती होगी ना, और
जो राइटर हैं उनका नाम स्पेंसर था, एस से शुरू होता था और एकदम अंत में आता था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और उनके पीछे और कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो आखिर में वही थे। तो जिस वजह से क्या होता था कि वो लाइन में एकदम अंत में होते थे और सबसे अंत में उनका अटेंडेंस भी बनता था। माई पोजिशन वॉज देयर फॉर रिवील्ड इन इट्स समवॉट इनवीडियस ह्यूमिलिटी। रिवील्ड का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। इनवीडियस का मतलब होता है जब आप अपमान महसूस करते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको एक ऐसे परिस्थिति में डाल दिया जाता है या फिर आपको एक ऐसे जगह भेज दिया जाता है जहां आपको जाना पसंद नहीं, या फिर वो परिस्थिति आपको पसंद नहीं, लेकिन तब भी आपको वहाँ पे रहना ही पड़ रहा है, आपको उस परिस्थिति को सहना ही पड़ रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा और आप अपमानित महसूस करोगे। उसे ही कहते हैं इनवीडियस। और जो वर्ड ह्यूमिलिटी है इसका मतलब होता है विनम्रता, हम्बलनेस। अब आप सोचो कि इनवीडियस और ह्यूमिलिटी दोनों शब्द एक ही जगह पे लिखे गए हैं, आखिरकार राइटर कहना क्या चाहते हैं? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्र, विनम्र इंसान, विनम्रता, हम्बलनेस। तो कोई इंसान विनम्र है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो इंसान अपने आप को छोटे पोजीशन पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, छोटे पद पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो अपने आप को छोटे पद पे दिखाता है। लेकिन अब आप सोचो राइटर कौन है? राइटर के पिता कौन थे? राइटर के पिता एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका बहुत ही ज़्यादा नाम था, सभी लोगों को पता था कि वो कितने बड़े लीडर के बेटे हैं और उनसे उम्मीद भी बहुत ही ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन हैरो में जब वो लाइन में लगे तो लाइन में वो सबसे पीछे लगे हुए थे। और लाइन में सबसे पीछे लगने का मतलब क्या? कि राइटर बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं। वो कह तो रहे हैं ह्यूमिलिटी उन्होंने लिखा, लेकिन ह्यूमिलिटी का उनका ये मतलब था कि लाइन में उनका पीछे लगना उनका सबसे नीचे दर्जे का पोजीशन दिखाता था, उनकी सबसे निचली स्थिति दिखा रही थी। और ये बात उनके लिए अपमानजनक थी, क्योंकि लोग किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी का बेटा, उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गुण होंगे, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद दिखाते हैं। और इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा तो उससे तो और भी ज़्यादा उम्मीद दिखा रहे होंगे, लेकिन वो बेचारे तो लाइन में ही सबसे पीछे लगे हुए थे। तो साधारण सी भाषा में हम कहें तो राइटर ये कहना चाह रहे थे कि लाइन में सबसे पीछे लगना उन्हें सबसे निचले दर्जे का दिखा रहा था। लाइन में सबसे पीछे लगना उन्हें सबसे छोटा महसूस करा रहा था, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े आदमी के बेटे थे और सभी लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। इट वॉज द ईयर 1887. Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as leader of House of Commons and Chancellor of Exchequer, and he still towered in the forefront of politics. राइटर यहाँ पे बताते हैं कि उनके पिता, जिनका नाम था लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल, वो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स थे। यूके में लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स थे और वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी थे। लेकिन उसी ईयर 1887 के आसपास उन्होंने उस वक्त इन दोनों पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद उनका जो कद था वो बहुत ही ऊंचा था राजनीति के अंदर। टावर का मतलब कि सबसे ऊंचा था और फोरफ्रंट का मतलब कि सबसे आगे, यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल का नाम सबसे आगे आता था और सबसे ऊंचा आता था, यानी कि वो काफ़ी बड़े राजनेता थे। अब आप ही सोचो कि इतने बड़े आदमी के बेटे पे लोग कितना उम्मीद करते होंगे, हमेशा नज़र रखते होंगे कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। इन
consequence, large numbers of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by, and I frequently heard the irreverent comment, "Why he is last of all." irreverent का मतलब होता है अपमानजनक। तो अब इतने बड़े आदमी का बेटा है और इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, तो लोग आते थे, उन्हें देखते थे कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है। वो आकर स्कूल की जो सीढ़ियाँ होती थी इस पे खड़े हो जाते थे, और जब राइटर लाइन में खड़े होकर चलते थे तो सभी लोग अक्सर ये कहा करते थे, और राइटर ने भी कई बार ये सुना, वो कहते थे कि ये हमेशा क्यों सबसे आखिरी में रहता है, क्यों सबसे आखिर में ये लड़का रहता है। और ये शब्द राइटर के लिए अपमानजनक थे, और क्यों उनके लिए अपमानजनक थे ये मैंने आपको बता दिया है।